हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मुख्य रूप से हम लोग सिलेबस पे बात करने वाले हैं कि सिलेबस हम लोगों का जो जितने भी सारे जीएस के पॉइंट किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री का एग्जाम होता है, उसमें किस रूप से कहां से प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं। ये अभी तत्कालीन आपको एक प्री के एग्जाम के लिए, प्रारंभिक एग्जाम के लिए बताया जाएगा। एक नए वीडियो में आपको मेंस का एग्जाम जो एक अलग सीरीज के रूप में आपको अलग दिखाई देगा। तो आज को आपको दिखाई दे रहा होगा इस जीएस बिंदु में 10 बिंदु और 10 बिंदु पर आपको कंबाइंड कर करके आपको बैलेंस बनाना होगा कि किस किस कहां कहां से पहले स्टार्टिंग किया जाए, कहां पढ़ा जाए, कहां से प्रश्न आएंगे, सिर्फ उसी को ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस देख रहे होंगे तो सबसे पहले हमने प्राथमिकता दिया है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को। इस भूगोल को इसलिए पहले पढ़िए क्योंकि आपके पास भौगोलिक जानकारी हो जाएगा। जैसे ही भौगोलिक जानकारी हो जाएगा, सारे सेक्शन आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि भूगोल का सेक्शन पूरी तरीका से मैप से पढ़ा जाए। तो यहाँ तो पूरी तरीका से मैप से बताया जाएगा कि किस प्रकार से भूगोल के मैपिंग को समझा जाए। उसी प्रकार से आपको इसी भूगोल के मैप के द्वारा ही सारे के सारे सेक्शन को आपको मैप के द्वारा ही बता दिया जाएगा। तो आज तो इसी को स्टार्ट किया जाएगा भूगोल को, जिसमें आपको 2 सेक्शन पढ़ने हैं। एक तो आपको इंडियन का सेक्शन पढ़ना है और एक आपको वर्ल्ड का सेक्शन पढ़ना है। इस वर्ल्ड में आपको पहले तो पढ़ करके तैयार कर लीजिए कि इंडियन में इंडिया का पूरा मैप पढ़ करके तैयार रखिए। मैप पूरा आपके पूरा छप जाना चाहिए और उसी तरीका से आपको वर्ल्ड भी याद हो जाएगा धीरे धीरे करते करते। तो सबसे पहले इंडियन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार से पॉलिटी में मुख्य रूप से आपको भारत का संविधान ही पढ़ना है। तो पॉलिटी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी जीएस के एग्जामों में। तो हो सकता है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, अगर केंद्र सरकार का भी अगर एग्जाम देते हैं या किसी स्टेट का पीसीएस का या यूपीएससी लेवल कहीं का भी एग्जाम दीजिएगा, आपको जीएस का वेटेज होता है। और उस जीएस का वेटेज में आपको क्या करना है कि आपको पूरे जीएस पे कमांड बना करके चलना है, बैलेंस बना करके चलना है। ये नहीं कि एक सेक्शन मेरा बहुत अच्छा हो गया और अगला सेक्शन वीक हो गया। उसमें होगा क्या, कभी कभी एग्जाम में उस सेक्शन से प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाएंगे, कभी कभी कम पूछ लिए जाएंगे। चलिए उसको खैर छोड़िए, लेकिन दूसरा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज में वो हमारा होगा पॉलिटी का सेक्शन होगा। पॉलिटी जैसे ही हम लोग पढ़ करके खत्म करेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस धीरे धीरे करके सबको हम लोग पढ़ लेंगे। सभी को क्या करेंगे कि सेक्शन वाइज तोड़ करके पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना आसान हो जाएगा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते याद भी करना है। किस प्रकार से याद होगा, इसी पर सबसे ज्यादा हम लोग फोकस देंगे कि किस प्रकार से आप अकेले भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको आसानी से याद हो। तो ठीक है, तो भूगोल में आपको इंडियन का ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी का सेक्शन भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपसे गलती नहीं होंगे अगर सिलेबस को कवर कर लीजिएगा तो। उसके बाद आपको हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है। एक आपको एसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, उसके बाद मिडाइवल भारत और उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। ये 3 सेक्शन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत एक प्रकार का पूरा भारत कैसे गुलाम हुआ, कैसे आजादी की तरफ बढ़ा, उसको हम लोग पूरे पॉइंट में शुरुआत से लेकर के अंत तक देख लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में क्या है कि ये आपको सिर्फ समझना है इसमें, और साथ सेक्शन में थोड़ा थोड़ा आपको रटना भी होगा, समझना भी होगा, लेकिन रटने से ज्यादा समझने पे फोकस करना है। तो ये इकोनॉमिक्स का एक अलग सीरीज लाया जाएगा, क्योंकि जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं सभी सेक्शन अच्छा हो जाने के बावजूद इकोनॉमिक्स उसका खराब हो जाता है। होता क्या है कि उनको आदत हो जाता है रटते रटते और समझने पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से इकोनॉमिक्स कमजोर हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस भी करेंगे। तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी रफ्तार पढ़ाई में बढ़ते चले जाएगी, हमसे अच्छे से जुड़ते चले जाइएगा, वैसे वैसे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइंस में भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सब्जेक्ट। और ये सेक्शन भी आपको जितना नंबर देगा, ये 3 सेक्शन अकेले आपको नंबर दे देगा जितने भी सारे जीएस के एग्जाम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा जीएस ही अच्छा होना चाहिए, जीएस के साथ साथ आपको साइंस का भी सेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो एक सेक्शन से तो आपको ये जीएस का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एक सेक्शन से आपको साइंस का भी एक अलग से स्टार्ट करवा दिया जाएगा। क्योंकि क्या है कि रफ्तार लाया जाए, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा सा 2 दिन वेट करना पड़ गया आप लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब जो आप हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस सेक्शन को तो अलग रूप से आपको दिखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद साइंस के सेक्शन को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग सेक्शन देखने के लिए मिलेगा।
और सबसे जो अहम भूमिका निभाता है रिजल्ट में, ये करंट अफेयर का निभाता है, क्योंकि करंट अफेयर पुराना लड़का के लिए भी एक नया होता है और नए लड़के के लिए भी ये नया ही होता है। तो करंट अफेयर आप मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं, डेली पेपर को भी पढ़ करके कर सकते हैं। इसका भी एक सेक्शन हम अलग से लाएंगे कि करंट अफेयर को पढ़ा कैसे जाए, कैसा एग्जाम में करंट अफेयर आता है। ऐसा नहीं है कि अगर करंट अफेयर को, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कहते हैं कि करंट अफेयर को देखिएगा तो बहुत बड़ा नोट्स बना करके रखते हैं और एग्जाम में जाता है तो वहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आते। एक अनुमानित लगाया जाता है कि करंट अफेयर में इसी सेक्शन से प्रश्न आते हैं और वो कैसे पेपर को पढ़ा जाए, कैसे मैगजीन को पढ़ा जाए, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर का सेक्शन अगर पहले से तैयार रखते हैं तो ये पीटी प्लस मेंस आपको करंट अफेयर यही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर का एक अलग सीरीज आएगा। तो चलिए, करंट अफेयर के बाद अगर आप किसी स्टेट से हैं, जैसे कि बिहार में एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है 70वीं बीपीएससी, साथ साथ में बीएसएससी का भी एग्जाम है, एक बड़े रूप में आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। उसमें भी बिहार की क्वेश्चन के वेटेज इसमें देखा जाएगा, क्योंकि बिहार का जो देखिएगा, अगर इतिहास की बात किया जाए बिहार, तो पूरा जब भारत का जो भूगोल पढ़िएगा, चाहे क्या कहते हैं भारत का हिस्ट्री यानी कि इतिहास, वो पूरा तरीका से बिहार से ही मिलता जुलता आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, बिहार का सेक्शन को अब तो अलग से ही देखेंगे। और ये साइंस एंड टेक में एक अलग तरीका से पूरा डायग्राम के द्वारा कैसे इसरो काम कर रहा है, कैसे उपग्रह काम करता है, तो उसके लिए अलग से साइंस एंड टेक लाया जाएगा। पर्यावरण क्या है कि अभी पर्यावरण की समस्या आपको देखने के लिए मिलती होगी, तो जितने भी सारे एग्जाम है पर्यावरण को एकदम बिंदु लगाया जाता है कि पर्यावरण से एकदम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है। तो पर्यावरण को भी एक हम लोग अलग सीरीज में देखेंगे कि पर्यावरण का जो सेक्शन है किस प्रकार से पर्यावरण को पढ़ा जाए कि पर्यावरण से भी प्रश्न नहीं छूटे। विविध का सेक्शन उसको कहा जाता है जिसको बहुत लोग मिसलेनियस के रूप में भी देखते हैं। होता क्या है कि ये पूरा सेक्शन जब आपको कंप्लीट हो जाएगा, इसी से मिसलेनियस यानी कि विविध का सेक्शन बनता है। तो इसको बारीकी से अगर पढ़ते हैं तो विविध में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो विविध का एक अलग से सेक्शन लाया जाएगा कि जो विविध से लगभग कुछ क्वेश्चन जो छूट जाते हैं उसको नहीं छूटे, जिसके कारण मैं प्रयास भी करूंगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग किया जाएगा भूगोल से ही, क्योंकि भूगोल में क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। अगर कोई बुक को भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक को किस प्रकार से पढ़ा जाए कि जिस कारण से आपको वो बुक भी समझ में आए। होता क्या है कि अगर आप मैपिंग को नहीं कवर करके चलते हैं तो क्या है कि आपको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, किसको, इस ज्योग्राफी के सेक्शन को। तो चलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आज स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है जल्द से जल्द आप लोगों को एक अच्छा तैयारी की ओर ले चलना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग भूगोल पे। भूगोल में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले भारत के बारे में। ठीक है, ये भारत को पढ़ने से पहले या हमारा विश्व को पढ़ने से पहले, ठीक है, जिसको वर्ल्ड बोला जाता है, तो भारत और विश्व को आप किस प्रकार से पढ़िएगा। तो इसको पढ़ने से पहले, सबसे पहले भूगोल को पढ़ने से पहले आपको दिशा की जानकारी होना चाहिए कि क्या डायरेक्शन कहता है। चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कॉपी कलम है तो उसको लेकर के अब बैठ जाइए, अब पूरी तरीका से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो सेक्शन है अब आपको तैयारी करने का सेक्शन है। जितना भी बताना था, थोड़ा सा इंट्रो का क्लास था इसीलिए थोड़ा सा डिले हो चुका था। अब जो होगा टू द जो कहां से सिलेबस में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट वीडियो समझिए कि भूगोल का होगा। तो आज आपको एक होमवर्क भी दिया जाएगा जो लास्ट में मेरे द्वारा बता दिया जाएगा कि आपको होमवर्क क्या मिलेगा। चलिए, तो भूगोल में आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत का जो स्थिति क्या है, क्या कहता है भारत का स्थिति, उसी को हम लोग पूरा देखने हैं। तो चलिए, कॉपी कलम तो आप लोग लेकर के बैठ गए होंगे। तो हमारा जो आज का बिंदु होगा भारत की स्थिति। तो टॉपिक सब लगा लीजिए, क्या, भारत की स्थिति। भारत कहाँ स्थित है उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में क्या कीजिए, एक डायग्राम बनाइए जो इस प्रकार से डायग्राम होगा। ठीक है, उस डायग्राम में क्या होगा कि इसमें आपको स्थिति की जानकारी मिलेगी कि डायरेक्शन कौन सा किधर है। तो इधर वाले इलाकों को कहा जाता है पूरब का क्षेत्र और इधर वाले इलाका को कहा जाता है पश्चिम का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ऊपर वाले भाग को कहा जाएगा उत्तर और नीचे वाले भाग को
दक्षिण का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपके पूरा माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि भूगोल पूरी तरीका से डायरेक्शन पे ही खेल है। ठीक है, तो चलिए एक बार और इक्वल करते हैं। इधर का एरिया क्या है? पूरब का क्षेत्र, इधर का इलाका पश्चिम का क्षेत्र, इधर का इलाका उत्तर का क्षेत्र और इधर का इलाका दक्षिण का क्षेत्र। इतना कवर हो गया होगा, कॉपी में भी नोट डाउन हो गया होगा। चलिए इसी को क्या करते हैं, एक हम लोग बनाते हैं ग्लोब। ठीक है, क्या है? हमारा पृथ्वी है और इसी पृथ्वी पे हम लोग इसी चीज को इस पे बनाते हैं। सेम टू सेम यही होगा, ऊपर से नीचे बनाते हैं। इस साइड में लिखा हुआ है क्या आपको? पूरब का क्षेत्र, तो इस ग्लोब पे भी लिखा जाना चाहिए और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अब हमारा इस ग्लोब पे पूरब का क्षेत्र किधर है। ठीक, उधर के बाद इधर आइएगा तो आपको मिलेगा पश्चिम का क्षेत्र मिलेगा। सेम टू सेम वही चीज है, कुछ बदलाव नहीं है। नोट डाउन आपके कॉपी में होना चाहिए, साथ साथ आपके माइंड में भी ये कवर होते रहना चाहिए। ऊपर वाला भाग क्या होगा? उत्तर, और नीचे वाला भाग क्या होगा? दक्षिण का क्षेत्र होगा। ठीक है, इतना चीज तो कवर हो गया। इतना चीज जानना बहुत आसान है, पहले से भी आप जानते रहे होंगे कि पूरब का क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम का क्षेत्र कहाँ है। लेकिन अब थोड़ा सा मैपिंग पे देख करके चलना है कि पूरब का क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम का क्षेत्र कहाँ है। चलिए इस चीज को हो गया, इसी चीज को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। क्या हुआ कि वैज्ञानिकों के द्वारा इस सभी डायरेक्शनों का जब पता लगा लिया गया, तो इस ग्लोब को पता करने के लिए, एग्जैक्ट इसका आकलन लगाने के लिए क्या किया गया, एक और ग्लोब के द्वारा हम लोग समझेंगे। एक क्या किया गया कि इसको बीचों बीच जो ये रेखा जा रहा है, इस रेखा को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया गया? इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। ठीक है, इसको कहा गया विषुवत रेखा। ये काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा, और यह विषुवत रेखा इस पूरे ग्लोब को दो भागों में बांट देती है, और ऊपर वाले भागों को कहा जाता है उत्तर का क्षेत्र और नीचे वाले भाग को कहा जाता है दक्षिण का क्षेत्र कहा जाता है। तो आप आसानी से इससे देख सकते हैं कि डायरेक्शन कितना ज्यादा मायने रख रहा है। अगर आप ज्योग्राफी का बिगिनर है, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा समय लीजिए, 2-3 क्लास आप सिर्फ अपने आप में जब समय ले लीजिएगा, पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ना आसान है। तो सबसे पहला जो इंट्रो का क्लास है, ये सिर्फ आपको भी इंट्रो का क्लास मिल रहा है। एक कल वीडियो आए या इसके बाद वीडियो आएगा, उसमें एक अलग विस्तार रूप से दिखाया जाएगा। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन ही बताया जाएगा कि किस एरिया को क्या कहा जाता है, कौन सा एरिया पूरब का है, कौन सा एरिया पश्चिम है। चलिए थोड़ा इंट्रो में और आगे इसको बढ़ाया जाए। अब आपको पूरा तरीका से उत्तर और दक्षिण का ज्ञान हो गया होगा कि उत्तर किस साइड में है और दक्षिण किस साइड में है। सेम टू सेम यही मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कॉपी में नोट डाउन रखिए, क्योंकि जब आप रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, इस विषुवत रेखा को हम लोगों ने देख लिया कि ये विषुवत रेखा क्या करता है, उत्तर दक्षिण में विभाजित कर देता है। इसको और अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा इसी वीडियो में समझ लीजिए। वर्ल्ड का जब सेक्शन आएगा उसमें विषुवत रेखा को और अच्छे तरीका से समझेंगे, उत्तर और दक्षिण वाला भाग और अच्छा से समझ जाएगा। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, धैर्य बना के रखिए, आगे धीरे धीरे जाइए। 2 क्लास कम से कम बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए उत्तर दक्षिण की हम लोग जानकारी ले लिए। इसी चीज को जब आगे देखिएगा तो ये उत्तर और दक्षिण में अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पर काल्पनिक रेखा खींचना स्टार्ट किया। तो ये काल्पनिक रेखा जो है, इसको कहा गया अक्षांश रेखा। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे में भी रेखा खींचा गया, इसको भी कहा गया क्या, इसको भी अक्षांश रेखा ही कहा गया। ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। बीच में हमारा क्या है, इक्वेटर है, और ये इक्वेटर क्या, विषुवत रेखा ऊपर वाले भाग को उत्तर में बांटे हुआ है, नीचे वाले भाग को दक्षिण में बांटे हुआ है। तो ऊपर वाला भाग जो ये अक्षांश का है, ये हमारा उत्तर का अक्षांश कहलाएगा, और नीचे वाला जो ये अक्षांश का भाग है, ये हमारा दक्षिण का अक्षांश कहलाएगा। तो क्लियर? तो अब आपको अक्षांश और देशांतर में थोड़ा समझ आ गया होगा। उसी प्रकार से ये जो लाइन दिखाई दे रहा है आपको उत्तर और दक्षिण का, जिसमें आपको ये ग्लोब में दिखाई दे रहा होगा उत्तर और दक्षिण, जो इस प्रकार से खींचा गया है। सेम टू सेम इस पर भी क्या है, ये वाला पार्ट
क्या करता है, यहां से लेकर के ये पूरे एरिया को और इधर से पूरे एरिया को ये विभाजित कर देता है पूरब पश्चिम में। लिख भी लेते हैं, इस एरिया को पूरब वाला भाग में विभाजित करता है और इधर वाला भाग को पश्चिम में विभाजित करता है। इसको यमयोत्तर रेखा बोला जाता है। ठीक है, यमयोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है, इसको टाइम जोन भी कहा जाता है। ये वाला रेखा पूरब पश्चिम को विभाजित करता है, विषुवत रेखा उत्तर दक्षिण को विभाजित करता है। ठीक है, क्लियर। इसी मैप को एक छोटा सा मैप और बना करके आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए एक बार रिकॉल करवा देते हैं। ये हमारा छोटा सा एक ग्लोब बनाते हैं, ये ग्लोब है, ये हमारा क्या है, बीच में विषुवत रेखा जा रहा है। विषुवत रेखा क्या कर रहा है, उत्तर और दक्षिण को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा ऊपर में भी क्या कर रहा है, अक्षांश रेखा ले जा रहा है, जिसको उत्तरी अक्षांश हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे से जो रेखा जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दक्षिणी अक्षांश करें। थोड़ा सा इसको इक्वेटर को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि समझना ये आसान हो कि ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है। इस अक्षांश के बारे में हम लोग को जानकारी मिल गया है कि जो क्षैतिज रूप से जो गया हुआ है लाइन, वो काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको देखिएगा, इसी ग्लोब को एक और ग्लोब के रूप में समझिए। लास्ट में दोनों को मर्ज करके देखेंगे कि दोनों ग्लोब एक साथ होता है तो क्या कहता है। एक ये रेखा बताएं, ये रेखा क्या कर रहा था, हमको पूरब और पश्चिम का डायरेक्शन बता रहा था, पूरब पश्चिम का डायरेक्शन बता रहा था। और इस पर भी क्या हुआ, काल्पनिक रेखा खींचा गया। ठीक है, इधर से देखिएगा काल्पनिक रेखा खींचा गया, इधर से भी क्या हुआ, काल्पनिक रेखा खींचा गया। ठीक है, इस काल्पनिक रेखा को कहा गया देशांतर रेखा। ठीक है, तो इधर वाला इलाका भी क्या कहलाएगा, देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये देशांतर रेखा ये इधर साइड का है, पश्चिमी साइड का है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पश्चिमी देशांतर। और इधर वाला इलाका क्या है, पूरब का, तो इसको पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। तो आपको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तक तो ज्ञान हो चुका है। इसमें थोड़ा छूट गया है, इधर वाला साइड को उत्तर और नीचे वाला भाग को दक्षिण का इलाका कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अक्षांश और देशांतर की जानकारी अब हो गई होगी कि किसको अक्षांश कहा जाए, किसको देशांतर कहा जाए। ठीक है, अब इस अक्षांश और देशांतर जैसे ही आपको ज्ञान हो जाए, तो अब ये क्या करना है, इसका काउंट करना है कि पूरा जो काल्पनिक रेखा खींचा गया है, आखिरकार उत्तर वाले साइड में जो ये अक्षांश रेखा दिखाई दे रहा है और नीचे वाला में ये भी अक्षांश रेखा दिखाई दे रहा है, इसकी टोटल संख्या कितनी है इसको देखना है। ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। इस इक्वेटर के ऊपर साइड में 90 अक्षांश है और नीचे में भी 90 अक्षांश है, और दोनों को अगर काउंट कर करके अगर आप जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 180 अक्षांशों की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। तो प्रश्न किस टाइप से आता है कि अगर आपको सीधा पूछेगा प्रश्न कि उत्तरी अक्षांश में टोटल अक्षांशों की संख्या कितना है, तो 90 है। दक्षिण में कितना है, तो दक्षिण में भी 90 है। और टोटल अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो 180 है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देशांतर में देखते हैं। और ये देशांतर इधर साइड में अगर देखिएगा, ये हमारा पूरब का क्षेत्र है और पूर्वी देशांतर में संख्या इसका कितना है, 180। और दक्षिण में जो देशांतर की संख्या है कितना है, 180 है। तो दोनों को अगर काउंट कीजिएगा तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितना हो जाएगा, 360 देशांतरों की संख्या, सॉरी देशांतरों की संख्या बता रहे हैं। तो टोटल आपको पता चल गया होगा कि देशांतर किसको कहा जाए और ये अक्षांश किसको कहा जाए, दोनों को आपको आसानी से समझ में आ गया। इसी दोनों को एक ही ग्लोब में समझना है। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बताया इस डायरेक्शन को, सबसे पहला ये आपको सीखना है, यही डायरेक्शन में पूरब किस साइड में है, पश्चिमी किस साइड में है, उत्तर किस साइड में है और दक्षिण किस साइड में है। ठीक है, क्लियर। उसी चीज को थोड़ा सा हम लोगों ने आगे लाया, देशांतर के अक्षांश के बारे में बताया कि ऊपर वाले पार्ट को अक्षांश को कैसे बांटे, दक्षिण को कैसे बांट दिया। वहां भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको थोड़ा सा और अच्छा तरीका से हमने बताने का प्रयास किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये अक्षांश कैसे, ऊपर में 90 अक्षांश है और नीचे में 90 अक्षांश और टोटल अक्षांशों की संख्या 180 है। ठीक है, और देशांतरों की बात किया जाएगा तो टोटल देशांतरों की संख्या कितना है,
360 है। चलिए इसी दोनों को मर्ज कर करके देखते हैं कि अब हमारा अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखा कैसा दिखाई देता है। चलिए ठीक है, सबको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए ठीक है, और अब दोनों मैप को क्या करते हैं कि दोनों ग्लोब को एक साथ हम लोग मर्ज करते हैं। चलिए चलिए एक और हम लोग ग्लोब बनाते हैं और दोनों अक्षांश और देशांतर को एक साइड में करते हैं। चलिए एक बार और रिकॉल के माध्यम से, ये हमारा है विषुवत रेखा, ठीक है। ऊपर में जो रेखा जा रहा है जिसको बोला जाता है अक्षांश रेखा, ठीक है। और ऊपर में जो अक्षांश रेखा जा रहा है टोटल 90 है और नीचे में भी 90 जाएगा और टोटल संख्या कितना हो जाएगा तो आप लोग अपना रिकॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा देशांतर रेखा है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा डॉट 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 कर देते हैं कि देशांतर के बीचों बीच जो रेखा है ये हमारा विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है, ठीक है। ये हमको उत्तर का ज्ञान देता है, ऊपर वाला, और नीचे वाला दक्षिण के बारे में बताता है, ठीक है। इधर वाला साइड हो गया हमारा पूरब और इधर वाला साइड हो गया पश्चिम, ठीक है। इस साइड से हमने क्या पढ़ा था, देशांतर रेखा था, ठीक है। चलिए दोनों मैं ग्लोब को एक जगह लाए और आपको जो ग्लोब दिखाई देता होगा सेम टू सेम इसी प्रकार से काल्पनिक रेखा आपको देखने के लिए मिलता होगा, ठीक है। ये रेखा जो कर रहा है हमको किसमें बांट रहा है, पूरब पश्चिम, ऊपर वाला भाग उत्तर दक्षिण। ये विषुवत रेखा को जरूर याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इस विषुवत रेखा के बाद हमारा जो लक्ष्य है आपको भारत का परिचय बताना था, ठीक है। तो ये टॉपिक ही था भारत का परिचय, और भारत के परिचय से पहले आपको उसकी स्थिति जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो ये ग्लोब आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर से थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा ये हमको आपको बताना चाहते हैं, अगर इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे, अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर में ना खड़ा होकर के ना पूरब में खड़ा होकर के अगर यहाँ खड़ा हो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है, उत्तर पूरब की ओर खड़ा है। अगर यहाँ खड़ा होता है तो आराम से बता सकते हैं उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है। उसी प्रकार से पश्चिम दक्षिण की ओर खड़ा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ खड़ा हो तो बता सकते हैं ना कि पूरब और दक्षिण के साइड में वो खड़ा है। उसी प्रकार से अगर हमारा भारत का अगर ये ग्लोब अगर आपके पास होगा तो आप देखिएगा तो भारत एग्जैक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा भारत का मैप ही बना करके थोड़ा छोटा दिखाई देते हैं कि इस टाइप से आपको मैप आपको दिखाई देगा, भारत आपको यहाँ बना हुआ रहेगा, ठीक है। थोड़ा फोकस भी डाल देते हैं, कैमरामैन फोकस कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं कि भारत हमारा यहाँ स्थित है और भारत की स्थिति अगर देखिएगा तो भारत ना हमारा उत्तर में स्थित है और ना पूरब में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो भारत हमारा उत्तर पूरब के साइड में स्थित है। तो हमारा जो आज पूरा तरीका से बताने का फोकस था, भारत की स्थिति ही बताना था कि ग्लोब में हमारा भारत आखिरकार है कहाँ। तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांश की बात किया जाए तो किस अक्षांश में हमारा भारत है, तो ये वाला इलाका जो है पूरब उत्तर का इलाका है और ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। तो हमारा किस अक्षांश में भारत स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। अगर देशांतर की बात किया जाएगा तो भारत हमारा किस देशांतर में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर में। ये रिकॉल भी करते रहना है। मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं बीच बीच में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बोलने से पहले आपके माइंड में रिकॉल होते रहना चाहिए। तो आज आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। वो होमवर्क होगा भारत का जो आप नक्शा देख रहे होंगे, अगर आपके पास नहीं है घर में तो सबसे पहले उस मैप को खरीद के लाइए मार्केट से। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो यूट्यूब से या आप कहीं गूगल से उसको डाउनलोड कीजिए और अपने हाथ से बनाइए और पूरे भारत के नक्शा को बनाइए। अगर और अपने हाथ से बनाते हैं तो उससे बेस्ट तो और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक होमवर्क है कि आपको भारत का मैप याद करना है, क्योंकि अगला जो होगा पूरे भारत पे ही बात होगा, भारत का नक्शा बनेगा, भारत का कौन कौन का राज्य क्या कहता है। तो अगर पहले से याद करके आइएगा तो यहाँ समझना आसान होगा। तो आज मुख्य रूप से जो चर्चा हुआ है भारत की स्थिति, और भारत हमारा कहाँ स्थित है, उत्तर पूरब में ही स्थित है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि
क्या है कि पहला पहला बार अगर कोई चीज को देख रहे हैं तो थोड़ा सा नया लगता है। अगर रटने पे विश्वास रखिएगा तो भूगोल का जितना भी सारा क्वेश्चन आता है, अब जितना भी एग्जाम के ट्रेंड बदल चुका है, वो मैप से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अगर जब तक आपको ये डायरेक्शन नहीं पता होगा, ज्योग्राफी आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो कोशिश करना है मैप माइंड में सेट कर लेना है। तो जैसे भी सेट हो, डेली कॉल की रिकॉल होगा। अभी जितना भी ज्योग्राफी चलेगा इतना बार इसका जिक्र हो जाएगा ना कि आपको याद नहीं भी होगा, यहाँ देखते देखते आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना याद किया है। तो होमवर्क में आप लोग याद करके आइए। और ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।